मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा अगर नहीं आया मैं स्टार्ट कर दूं। बच्चे तो दिख नहीं रहे हैं, भाग गए। तो विशिष्ट बहुभ्रूणता जो है वो किसमें मिलती है? एलियम सीपा के अंदर। ठीक है, एलियम सीपा किसका साइंटिफिक नेम है? नॉर्मली प्याज या अनियन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा एलियम सीपा में? इसमें सबका सम्मिलित रूप पाया जाता है, यानी जाइगोट हो, सहायक कोशिकाएं हो, अध्यावरण हो, बीजांडकाय हो या प्रतिध्रुवी हो या कोई भी कोशिकाएं हो, इन सबका सम्मिलित रूप इसमें पाया जाएगा, यानी ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, या लिख देती हूँ उपर्युक्त, है ना, उपर्युक्त सभी प्रकार सम्मिलित। यानी हो सकता है एक फल के अंदर ऐसे भ्रूण हो जो कुछ भ्रूण तो जाइगोट से बन गए, कुछ भ्रूण सहायक कोशिकाओं से बन गए, कुछ बीजांडकाय से बन गए, कुछ अध्यावरण से बन गए, सारे भ्रूण मिलकर के एक ही पौधे के अंदर दिखाई देने लग जाए तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीएम्ब्रियोनी में विशिष्ट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कभी कभी क्या होता है, ये तो है प्राकृतिक रूप से, असत्य या आभासी का कोई ज्यादा विशेष प्रकार नहीं है। ठीक है, दो या दो से अधिक भ्रूण कोश होंगे तो वो नए नए विकसित कर देंगे। ठीक, अगला आता है कि ये जो बहुभ्रूणता है उस बहुभ्रूणता में इंड्यूस कैसे किया जाएगा, यानी कभी कभी क्या होता है कृत्रिम रूप से भी हम इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, यानी कि कृत्रिम बहुभ्रूणता आ जाती है ना। एक होगी सत्य बहुभ्रूणता, एक असत्य बहुभ्रूणता, और तीसरी इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है? प्रेरित। अब प्रेरित कौन करेगा भाई? प्रेरणा कब मिलती है? जब कोई प्रेरित करने वाला हो, मोटिवेटर हो, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। तो प्रेरित करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के रसायन डाल देते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा? नए नए भ्रूण बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे इंड्यूस। जैसे परागकण से बनाए या एंथर से, है ना, पराग कोश के निकले हुए किसी भी कोशिका से परागकण ही निकलते हैं जनरली, या फिर हम अंड कोशिका से अकेले से ही करवाएं, या बीजांड काय की किसी कोशिका से करवाएं, या बीजांड में से ही किसी अध्यावरण को लें, या प्रति व्यासांत लें, कोई सी भी कोशिका लें। कौन करवा रहा है? हम। तो अब उसकी जो पूरी प्रोसेस है ना, वो आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ रखी है कि इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी क्या कैसे होगी। ठीक है, उस हिसाब से हार्मोन डालते चले जाते हैं, जैसे जिस चीज को हमें आगे बढ़ाना है, यानी प्रांकुर बढ़ाना है या मूलांकुर बढ़ाना है या जो कुछ भी बढ़ाना है। ठीक, अगला आता है प्रेरित बहुभ्रूणता में एग्जाम्पल्स जो हैं, है ना, कई बार जड़ और पत्ती से भी निर्मित कर देते हैं बहुत सारे भ्रूण का विकास। ठीक, गेहूं, चावल, अंगूर, सेब, सोयाबीन, इन सब से यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होती है? सोयाबीन के अंदर होती है। ठीक है, ये एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक, अब बहुभ्रूणता के कारण क्या क्या होते हैं? एक तो संकरण के कारण हो जाता है, दूसरा बीजांड कोशिकाएं की जो कोशिकाएं होती है उनसे एक ऐसा विघटन पदार्थ बनता है जो बहुभ्रूणता को प्रेरित कर देता है। ठीक है, दो स्थितियां बन जाती हैं, तो संकरण के द्वारा संकरण किया, जैसे कि मेंडलिज्म पढ़ा हो गया आपने, बड़े पौधे छोटे पौधे, है ना, बड़े पौधे छोटे पौधे मतलब एक लंबा पौधा था एक बौना पौधा था, तो उनकी भी संकरण करवाया, तो संकरण की स्थिति में भी क्या हो जाता है? बहुभ्रूणता देखने को मिल जाती है। दूसरी स्थिति बनती है अपने पास बीजांड काय की जो कोशिका है उनसे एक ऐसा विघटनकारी पदार्थ निकलता है जो बहुभ्रूणता को प्रेरित कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला आता है कि बहुभ्रूणता का महत्व। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, क्या क्या महत्व है इसके? किसके? बहुभ्रूणता के। हाँ, दिख रहा है, इतना एरिया कवर हो रहा है। बहुभ्रूणता के महत्व क्या है? देखो भाई, सबसे पहले तो प्रजनन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होगा ना, एक साथ आपको बहुत सारे सेब मिल जाए, बहुत सारे आम मिल जाए। ठीक, जैसे संतरा, तो एक ही संतरा है, उसके अंदर मान लो आपको 6 फांक मिल रही हैं, एक ऐसा है जिसमें
8 फाँक मिल रही हैं तो बंट करने में आसानी रहेगी, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने में। एक ही संतरे से 8 लोग टेस्ट ले लेंगे उसका। दूसरी चीज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागवानी, ज्यादातर पुष्पों में ज्यादा है ना, क्योंकि आपको ब्रूड चाहिए तो तुरंत फटाफट फटाफट क्या होता चला जाएगा, पौधे का नया विकास होते चला जाएगा। तो हॉर्टिलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चरलिस्ट बन सकते हैं, हाँ, है ना, यानी कि उद्यान विज्ञानी बन सकते हैं हम, उद्यान वैज्ञानिक बनने का हमारे पास स्कोप आ गया एक, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोप तो होता ही है, ये एक नया स्कोप भी आ गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अगुणित जातियां हैं जिन पौधों की, ठीक है, उनको भी क्या कर सकते हैं, नए नए पौधे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगुणित जातियों के फलस्वरूप समजात पौधों से बहुभ्रूणता के कारण नए पादप विकसित किए जा सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं अगुणित जो जातियां हैं, समजात पादपों का विकास किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद अगला एक और इम्पोर्टेंस हो जाती है इसकी, क्या, अपस्थानिक बहुभ्रूणता के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, फल बहुत सारे, जैसे नींबू है, आम है, नारंगी है, इन सब के पौधों में कायिक जनन के लिए हम पॉलीएम्ब्रियोनी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, भ्रूण में मात्र मातृत्व गुणों का समावेश करना हो, लेकिन देखो भाई, एक फल है, उसके अंदर अगर निषेचन होगा तो नर युग्मक मादा युग्मक दोनों जुड़ेंगे तो उसमें आधे आधे गुण आएंगे ना, नया जो पौधा बनेगा। लेकिन हमें बीजांड काय से या अध्यावरण से कोई नया भ्रूण अगर हम विकसित करेंगे तो जो नया पौधा होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर केवल मादा पादप के ही गुण होंगे, नर पादप के कोई गुण नहीं होंगे, क्योंकि वो किस हिस्से से बना है, मादा युग्म के हिस्से से बना है ना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कुछ पौधों में केवल ठीक है, केवल मातृत्व गुण वाले पौधों का विकास करना है, क्योंकि सीधी बात है मातृत्व गुण को ही सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए या फिर हम कह सकते हैं अच्छा, इसका एग्जाम्पल और है ना, कौन कौन से होंगे, नींबू, आम, नारंगी, सेब, नो सॉरी, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आम, ठीक है। यानी कि हमें नर गुण नहीं चाहिए उस पौधे, मादा ही मादा गुण चाहिए, तो वो प्योर कंडीशन में हमको मिल जाएंगे, तो ये हो गया बहुभ्रूणता। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हुआ, ये टॉपिक खत्म हुआ है। कुछ दूसरे टॉपिक हैं जिनके आपको डेफिनेशंस वगैरह कुछ है इंपॉर्टेंट जो आपको बतानी है। उसके बाद क्या होगा, आपकी 2 यूनिट खत्म हो जाएंगी, 3rd एंड 4th, पता नहीं चला, ठीक। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट आपकी, और जो आपकी फर्स्ट यूनिट होगी उसमें है आपका टेक्सोनोमी, ठीक। और टेक्सोनोमी के बाद अगली जो है वो फैमिली वाली यूनिट है, ठीक है, सेकेंड यूनिट, उसको हम बाद में, क्योंकि पहले हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना कौन कौन सी कैटेगरीज होते हैं, उन्हें किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, तब जाके हम टेक्सोनोमी पढ़ पाएंगे, ठीक। तो टेक्सोनोमी पढ़ने से पहले अभी हमको क्या पढ़ना है, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, ठीक। तो सबसे पहले बात आती है अनिषेक जनन, यानी कि पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का सीधा सा हिसाब है, बीज रहित फल बनते हैं, जैसे अंगूर। अब बीज के लिए क्या होना जरूरी है, निषेचन होना जरूरी है। और इसका पार्थेनोकार्पी का तो मतलब ही क्या होता है, अनिषेक जनन, यानी अ माने नहीं हुआ, निषेक निषेचन, लेकिन जनन हुआ, पौधे ने नया जीव बनाया लेकिन बिना निषेचन के बनाया, तो बीज रहित फल का निर्माण हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक
फ्रूट्स, ठीक। तो उसके एग्जाम्पल में सबसे पहले अंगूर है ना, और इसके अलावा हम लोग कौन सा इंड्यूस करके बना देते हैं, पपीता, ठीक। आजकल मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई पपीते की इस तरीके की जिसमें बीज ना हो, तो बिना बीज वाला अगर हमें पपीता खाना है तो क्या करना पड़ेगा, पार्थेनोकार्पी अपनी तरफ से प्रेरित करनी पड़ेगी, यानी कि फल तो बनेगा लेकिन बीज नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, बीज की आवश्यकता उनको है जिन्हें पपीते की खेती करनी है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, सिविलाइज्ड एरिया में है ना, मतलब सिटी वगैरह में है, उनके पास जगह ही नहीं है, तो पपीते का पेड़ कहाँ उगाएंगे। तो इसलिए वो लोगों की डिमांड मार्केट की ज्यादा है कि बीज बिना बीज के पपीते का निर्माण हो जाए। तो इस तरीके से पार्थेनोकार्पी में आता है बीज रहित यानी बिना निषेचन के बने हुए फल, ठीक। अब अनिषेक फलन के आगे हम क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे कि अनिषेक फलन कितनी विधियों से संपन्न हो सकता है। वातावरणीय कारकों के द्वारा हो सकता है, या हम खुद पर्सनली इंड्यूस करते हैं, या फिर कोई ऐसा बैरियर आ जाता है जिसकी वजह से निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, बीज रहित फलों का निर्माण, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आया, कैसे कैसे संभव है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स उन्हें कहेंगे जो निषेचन की अनुपस्थिति में बनेंगे। जब निषेचन नहीं होगा तो बीज भी नहीं बनेगा, है ना। पहली बात, परागकण निषेचन के बाद बीज नहीं बनाते हैं। दूसरी, तो बीज क्या हो जाते हैं, अल्प विकसित, यानी रहेंगे लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ अंगूर ऐसे होते हैं बड़े साइज के, इतना तो पता होगा आपको कि अंगूर से क्या बनती है, छोटे अंगूर से तो किशमिश बनती है, और बड़े अंगूर से द्राक्षा बोलते हैं जिसको, दाख होती है, काला नमक मिला के खाते हैं, बुखार में ज्यादा फायदा करती है अन्न, ठीक। तो अब सर्दियां आ रही है तो ड्राई फ्रूट्स का टाइम है, तो जो उसके अंदर दाग के अंदर क्या होता है, बीज होता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कुछ बड़े साइज के अंगूर होते हैं, उसमें बीज तो नहीं होता है लेकिन बीज जैसा कुछ होता है, बड़े साइज के जो होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, बीज बन रहे थे लेकिन अल्प विकसित रह गए, ठीक है। तो वो हो गया परागण और निषेचन के बाद बीज तरीके से नहीं बन पाते, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, परागण होते ही परागकण अंकुरित हो जाते हैं, और अंकुरित होने के बाद लेकिन निषेचन नहीं हो पाता है, तो परागकण अंडाशय को प्रेरित करते हैं, और जैसे ही अंडाशय पर परागकण आकर के गिर गया तो अंडाशय परिपक्व तो हो गया, लेकिन किन्हीं कारणवश क्या हुआ, उस परागकण का केंद्रक आके अंड कोशिका से नहीं मिल पाया, तो निषेचन होना था मगर हो नहीं पाया। तीसरी स्थिति ये है कि परागकण जीवित नहीं हो रह पाते, उड़ करके आए पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, अंदर गए लेकिन वहां तक वो जिंदा ही नहीं रह पाए, मतलब उनका क्या हुआ, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त या सूख गया, ठीक है। लेकिन अंडाशय को फल बनाने में प्रेरित करके चले गए बेचारे, ठीक। तो इस स्थिति में उसे क्या बोलेंगे हम, अनिषेक फलन या अनिषेक जनन। शुद्ध रूप से इसमें अगर हम पढ़ें तो अनिषेक फलन ज्यादा सही है टर्म, अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल का निर्माण। देखो कितनी शुद्ध हिंदी पढ़ना कितना आसान है ना, और कितना सही है। मतलब नहीं, निषेक मतलब निषेचन, लेकिन फलन, फल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया निषेक फलन। अब इसके कारण कौन कौन से हैं, या तो परागकण नष्ट हो जाए या मृत अवस्था में आए, दूसरा परागकण वर्तिकाग्र पर आए, परागण हो, परागण तो होगा लेकिन निषेचन नहीं हुआ, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अंडाशय प्रेरित हो जाएगा, और प्रेरित होने के बाद फल का निर्माण कर देगा, ठीक है। तो एक स्थिति क्या हो गई कि परागण के बाद बीज का बनना अवरुद्ध हो जाए, इसमें कोई विशेष कारण नहीं है, यानी कि परागण भी हो गया लेकिन
परागण भी हुआ और निषेचन भी हुआ, लेकिन फिर भी बीज अल्प विकसित रह गया। तो इन तीनों ही स्थितियों में क्या होगा, अनिषेक जनन पाया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आता है अनिषेक फलन के प्रकार। ठीक, तो अनिषेक फलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कि रसायन के द्वारा, आनुवंशिकी के द्वारा या वातावरण के द्वारा। इसके 3 कारण हैं। प्रकार, ठीक, या हम इसको कह सकते हैं कि 3 स्थितियों में। पहला क्या है, वातावरणीय। पर्यावरण ऐसा होता है कि नर युग्मक सक्रिय नहीं रह पाते, तो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं और वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से निषेचन नहीं हो पाता है। जैसे कि तापमान 0 हो गया, या कोहरा हो गया, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, है ना, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं तो नाशपाती होती है ना, पियर बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। तो नाशपाती का जो पेड़ होता है उसमें 3 से 18 घंटे फ्रीजिंग कर दी, ठंडे तापमान पर क्या हो जाएगा, फूल अगर रख दिया तो नाशपाती बिना बीज वाली होगी। ठीक है, नाशपाती तो पता होगी आप लोगों को। तो सॉरी, क्या हो गया, वातावरण, यानी कि वातावरणीय अनिषेक फलन। अच्छा, ये क्लियर नहीं हो रहा होगा है? वातावरणीय अनिषेक फलन। तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए, या तापमान बहुत ज्यादा अत्यधिक, ठीक है, 47 से ऊपर पहुंचा दिया जाए, 50 से ऊपर पहुंचा दिया जाए, ठीक, या फिर क्या हो, बहुत ज्यादा कोहरा हो जाए, या फिर पाला पड़ जाए, तब होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, नाशपाती के पुष्पों को, टाइम हो गया, वो पता नहीं, अभी तो 7 मिनट्स है शायद, 53 हुए। हाँ बस छोटा सा है। नाशपाती के जो पुष्प हैं, तो अभी आप जाओ मत मैडम। नाशपाती के जो पुष्प हैं उनको 3 से 18 घंटे के लिए अगर फ्रीज कर दिया, ठीक है। अगला क्या है, नाशपाती को फ्रीज करने के बाद दूसरी चीज क्या हुई, आनुवंशिक। आनुवंशिक में होता है कि आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तन हो जाए, असामान्य अर्धसूत्री विभाजन हो जाए, ठीक है, या जाइगोट पूर्ण रूप से नहीं बन पाया, असामान्य हो गया, तब हो जाए, ठीक। रसायन में कौन कौन से होते हैं, बहुत सारी रसायन, यानी कि वर्तिकाग्र पर कुछ रसायन छिड़क दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अंडाशय तो बीज रहित फलों का निर्माण कर देता है, ठीक है। ऐसा पिटूनिया और कैप्सिकम, कैप्सिकम क्या होती है, मिर्च, है ना, शिमला मिर्च के लिए। लाइकोपर्सिकान, लाइकोपर्सिकान है, स्कूलेंटम जो है, वैसे लाइकोपर्सिकान जो है वो टमाटर के लिए ना, एस्कुलेंटम अगर है तो फिर तो हरी मिर्च, ठीक। तो ज्यादातर क्या होगा, या तो अच्छा उसके लिए रसायन है, उनके नाम मैं आपको कुछ लिखवा देती हूँ, जैसे ऑक्सिन है, 2,4-D फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, ब्यूटरिक एसिड वगैरह है, ठीक है। तो पहले बताते हैं आनुवंशिक अनिषेक फलन।
आनुवंशिक पार्थेनोकार्पी, अब तो आप समझ जाएंगे अनिषेक फलन, मतलब अनिषेक फलन, ठीक है। तो आनुवंशिक अनिषेक फलन का कारण क्या क्या रहता है? उत्परिवर्तन, या फिर क्या हो जाए अर्धसूत्री विभाजन, अपूर्ण, या सही तरीके से नहीं हो पाया अर्धसूत्री विभाजन अगर, ठीक है, असामान्य युग्मक बने, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कैसा बना? असामान्य बना, असामान्य हुआ, तो असामान्य आपके युग्मक बनेंगे, और असामान्य ही फिर आपका युग्म नज बनेगा फलों में, ठीक है। तो ये हो गया आनुवंशिक रूप से, ठीक है। और आनुवंशिक रूप से जो होते हैं वो किसमें मिलता है? कुकुरबिटा, केला, केले में हुआ ऐसा, संतरे में हुआ ऐसा। दूसरा कुकुरबिटा, कुकुरबिटेसी फैमिली होती है जो कद्दू वर्गीय पौधे होते हैं उनके अंदर। तीसरा आता है रासायनिक, रासायनिक अनिषेक फलन में तो आप भी समझते हैं कि रसायन स्रावित कर दिए जाएंगे। अब कौन कौन से रसायन है वो आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सिन है, 2,4-D, इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल एसिटिक अम्ल हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा? 2,4-D फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक अम्ल, या फिर 2,4, देखो भाई ये ध्यान से पढ़ना, ये लिखा है 2,4-D, डी फॉर डोमिनेंट वाला है ना, 2,4-D फिनॉक्सी, दिख तो रहा होगा, नहीं दिख रहा? चलो इधर बताते हैं, आज कैमरे का हिसाब किताब अलग हो गया। 2,4-D फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, 2,4-D एसिटिक अम्ल, ठीक। अब दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी की क्लास कल।